सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है अगर आप 2026 में अपना पेपर देने वाले हो और क्लास 10th के स्टूडेंट हो। क्योंकि देखिए, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 हिंदी को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। अब एक ही वीडियो में कहने का मतलब ये है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पेपर में आते हैं टोटल 20 एमसीक्यू, यानी 20 नंबर के एमसीक्यू और 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को 20 एमसीक्यू जो आपके पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने टॉप 20 एमसीक्यू आपके लिए ढूंढे हैं। ये टॉप 20 एमसीक्यू अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो गारंटी है 15 से कह सकता हूं मैं आप लोगों को 10 नंबर के एमसीक्यू यहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने 50 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मैं आपको वह सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि गद्यांश आता है तो मैं आपको गद्यांश कराऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लास मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी शानदार होने वाली है। इसके बाद मैं आपको गद्यांश बताऊंगा, संस्कृत का मैं आपको पद्यांश बताऊंगा, संस्कृत का जो भी गद्यांश पद्यांश होता है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा, कवि का जीवन परिचय बताऊंगा, पत्र बताऊंगा और निबंध बताऊंगा। तो आज की अगर आपने ये पूरी क्लास हिंदी की देख ली ना, तो हिंदी का जो 70 में 70 नंबर का जो आप लोग कह सकते हो पूर्णांक होता है, उसमें आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी इसी वीडियो से हो जाने वाली है। तो अगर आपने ये वीडियो शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देखी तो मेरी गारंटी है कि इस तरीके की वीडियो आपने यूट्यूब पर अभी तक कभी भी नहीं देखी होगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपको हिंदी का A to Z ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यू हमारे कौन से हैं, और लगभग सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से नोट करना है भाई। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की, तो देखिए हमारा जो पहला एमसीक्यू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग बहुत बार ये आपके पेपर में आया है, तो 2026 में आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन आपका सही है, उसे आपको पहचान करके लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले सही इसके मतलब सही आंसर की बात करता हूं तो देखो, इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, और सही ऑप्शन आप लोगों का है ध्रुव स्वामिनी जो है ये भैया एक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला कह रहा है कि आकाशदीप के लेखक हैं। तो देखिए, अगर मैं आकाशदीप की बात करता हूं और अगर मैं इसके लेखक की बात करता हूं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी, आकाशदीप, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सभी के जो लेखक थे वह आपके कह सकते हो कि जयशंकर प्रसाद थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगभूमि जो उपन्यास है ये किसका है। रंगभूमि हो गया, ठीक है, कर्मभूमि हो गया, तो ये सारे के सारे जो उपन्यास थे, ठीक है, गबन हो गया, ठीक है, इसके बाद गोदान हो गया, तो ये सारे के सारे जो उपन्यास थे ना स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे उपन्यास आपके मुंशी प्रेमचंद्र के थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो देखो, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और अगर मैं अपने सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर देखिए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है, रेती के फूल, हंस नामर पत्रिका और उर्वशी। तो उर्वशी की अगर मैं बात करता तो यदि मैं बात करता हूं अपने सही आंसर की, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी छड़दा। तो मेरे हिसाब से महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है इसमें से ना तो हंस है, ना तो रेती के फूल है, ना तो उर्वशी है। मेरे हिसाब से उर्वशी हो सकता है और छड़दा भी हो सकता है, पर आप कमेंट करके बताओ इन दोनों में से ऑप्शन सही कौन सा है। छड़दा हमारा सही होगा कि हमारा उर्वशी सही होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके सभी प्यारे साथी आंसर में जरूर बताएंगे। ठीक है, कि हमारा भैया जी छड़दा सही होगा कि आपका उर्वशी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तितली उपन्यास किसका। तो देखो, तितली हो गया, चंद्र, ये सारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं यार नाटक। ठीक है, तितली, झरना, ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सारे के सारे उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के थे। नोट कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो अगर मैं रामचंद्रिका की बात करता हूं तो इसका बिल्कुल हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा केशव दास। ठीक है, तो केशव दास को आप बिल्कुल सही कर लेंगे।
अगला कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो देखिए कामायनी जो है हमारा एक प्रकार से महाकाव्य है, ठीक है, क्या है भाई, महाकाव्य है। और इस महाकाव्य के जो रचयिता हैं वह आपके हैं जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जयशंकर प्रसाद हो गया, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो रचनाएं होती हैं, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। तो इस बात को याद रखना कि जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन और आचार्य रामचंद्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, अदरवाइज कुछ रह जाते तो आप भी तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी महाकाव्य है। तो देखिए छायावादी जो महाकाव्य है ये किसका है, प्रिय प्रवास का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, छायावादी का महाकाव्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि छायावादी का महाकाव्य कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कामायनी, ठीक है। मैं बात करता हूँ छायावादी के महाकाव्य की, तो कामायनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करता हूँ कि छायावादी जो हमारा एक प्रसिद्ध कह सकते हो युग है, इस छायावादी युग का सबसे ज़्यादा फेमस महाकाव्य कौन सा है, तो वह हमारा कामायनी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। तो देखो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है पूछ रहा है। तो देखो लोकायतन इनकी रचना है, ठीक है, युगाधार इनकी रचना है, युगांत इनकी रचना है, परंतु जो वीजा है ये इनकी रचना नहीं है। वीजा की अगर मैं बात करता हूं तो वीजा जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 4 लगा लेना है। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2026 के लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भाई एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से रट लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। देखो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि प्रयोगवादी जो हमारा एक युग होता है, ठीक है, प्रयोगवादी युग, तो प्रयोगवादी युग के कवि कौन से हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूँ तो देखिए गिरजा कुमार माथुर हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि गिरजा कुमार माथुर जो है ये हमारे एक प्रयोगवादी युग के कवि हैं। बाकी महादेवी वर्मा हमारी छायावादी युग की कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हमारे शुक्लोत्तर युग के हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हमारी कह सकते हो कि ये भी हमारी छायावादी युग के कवि हैं। तो इस तरीके से गिरजा कुमार माथुर हमारे प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर की हास्य रस का स्थायी भाव होता है। अब देखो यहां तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके कराए, यानी प्रश्न नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये जितने भी 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, यहां पर आपको गद्य के क्वेश्चंस, ठीक है, और आपको पद्य के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब देखिए यहां से आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं वह सारे आपके व्याकरण के क्वेश्चंस हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अपने अगले प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रूपस्य तेरा घन केस पास, रूपस्य तेरा घन केस पास में अलंकार आपको बताना कि ये जो पंक्ति आपको दे रखी है, इस पंक्ति में ये जो आपको एक पंक्ति दे रखी है स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, या फिर कौन सा अलंकार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार आ रहा है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार आ रहा है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अगर मैं सोरठा की बात करता हूं, सोरठा में टोटल 4 चरण होते हैं, और इन 4 चरणों में हमारी जो पहली लाइन होती है और हमारी जो तीसरी लाइन होती है, पहली और तीसरी यानी प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हमारी 11 मात्राएं होती हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो अगर मैं दोहे की बात करता हूं तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए चंद्रमुख, और इसमें कह रहा है कि हमारा समास कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो बीच में आ रहा है वो डैश का चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है, चंद्र लिखा हुआ है और बीच में डैश है और फिर मुख आ रहा है। तो अगर ये बीच में डैश आ जाता है तो हमेशा याद कर लेना कि यहाँ पर हमारा जो होगा कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो अगर मैं पुत्र की बात करता हूं तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द आप लोगों का यहां पर हो जाएगा सूता। एक मिनट, सूत हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची सूत होगा, मेरे हिसाब से सूत होगा।
आप एक बार इसको देख लेना गूगल वगैरह से, बुक से, कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मेरे हिसाब से सूत बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक कि 16 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन गीत गाता है, इस रचना की दृष्टि से इसमें कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? मिश्रित वाक्य है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? देखो ये हमारा एक तरीके से सरल वाक्य है, तो ये हमारा बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोहन गीत गाता है, कुछ भी मतलब सिंपल तरीके से बता दिया गया है कि मोहन गीत गाता है, और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 18 कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, हमेशा याद कर लेना कि सबसे आसान तरीका, जो वर्ड होते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी पद है? तो आपको यहां पर अविकारी पद बताना है कि संज्ञा है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि अव्यय है। तो अगर मैं अविकारी अपने पद की बात करता हूं तो देखिए सर्वनाम हमारा नहीं होता, संज्ञा व्याक्रिया कुछ भी अविकारी पद नहीं होता है। अव्यय जो होते हैं ये हमारे अविकारी पद होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः आप लोगों को याद कर लेने हैं कि टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखिए मैंने आपको आज के इस क्लास के अंदर कराए हिंदी के टॉप 20 MCQ। बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 18 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। तो याद रख लेना ये 20 MCQ आपको बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लेने हैं। 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टॉप 20 MCQ कराए, ये टॉप 20 MCQ 2026 के लिए आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और आपका जो 18 फरवरी को पेपर होगा वहां पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के सारे वे क्वेश्चंस जो कि आपको 50 नंबर देके जाएंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस जहां मैं आपको गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, पत्र, निबंध, ये सारे टॉपिक कराने वाला हूं। तो एक एक करके अब ये सारे टॉपिक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पद्यांश को। तो देखिए पद्यांश को देखने से पहले, मतलब गद्यांश को देखने से पहले मैं आपको सबसे पहले लेखक का जो जीवन परिचय होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो लेखक का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आना है जरा उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि जिस भी टॉपिक पर आप लोग मतलब देखिए यहाँ पर कवि का जीवन परिचय है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय बताता हूँ। ठीक है, देखो जो भी आप जिस भी टॉपिक पर जीवन परिचय लिखने वाले हो उसमें आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है जरा ध्यान से समझना। उसके अलावा आपको किस तरीके से अपने पेपर में लिख के आना उसको भी समझना, और आपको क्या क्या लिखना है वो भी समझना। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का मैं जीवन परिचय बताने वाला हूं, और ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% ये आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहां पर कि आपको लिखना कैसे। देखिए सबसे पहले इनका आपको जन्म स्थान लिख देना है, इनकी मतलब जन्म लिख देना है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान लिख देना है, इनके पिता का नाम लिख देना है, इनकी शिक्षा लिख देनी है और इनकी मृत्यु लिख देनी है। ये चीज़ें, ये 5 पॉइंट आपको हर जीवन परिचय के स्टार्टिंग में लिख देने हैं। अगर मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहा हूँ तो मैं जन्म बताऊंगा कि 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर मैं इनके जन्म स्थान की बात करता हूँ तो काशी में इनका जन्म स्थान हुआ था, यानी काशी में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इन्होंने 8वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई थी। तो ये बेसिक जानकारी अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दी किसी भी जीवन परिचय में तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी एग्जामिनर जब आपको जीवन परिचय में चेक करेगा ना तो 3 नंबर का ये जीवन परिचय आता है और आपको 3 में 3 पूरे में पूरे नंबर देगा, केवल ये 5 पॉइंट अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दिए। और देखिए अब आपको जीवन परिचय के अंदर क्या क्या लिखना जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लिखना प्रारंभ करोगे यहां से कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से देखिए आप लिखना प्रारंभ करोगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो मैंने आपको बताया था ऊपर, श्री देवी प्रसाद, जिनको हम लोग सुगनी साहू कहते थे। ठीक है, जो श्री देवी प्रसाद थे, सुगनी साहू नामक कहते सुगनी साहू से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध है? सुगनी साहू नामक एक नाम था तो वह उससे प्रसिद्ध थे। और इनके नाम को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है। ठीक है,
आगे देखिए, इनकी शिक्षा का जो प्रारंभ था घर से प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, तो कह सकते हो कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा थी वह कहाँ से प्रारंभ की, तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा थी वह घर से प्रारंभ की। ठीक है, इनका जो शिक्षा का कह सकते हो प्रारंभ हुआ था वह घर से हुआ था। संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी। तो ये जो 4 भाषाएं थी ना, ये 4 भाषाओं का जो ज्ञान था, इन्होंने इन 4 भाषाओं का ज्ञान भी घर ही से प्राप्त किया। फिर इसके बाद देखिए, कुछ समय के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12वीं वर्ष की अल्पायु में इनका पिता का देहांत हो गया, मतलब इनके पिताजी का देहांत जो था, जब ये 12 वर्ष की अल्पायु में थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का अधिकांश जीवन काशी में बीता। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो प्यारे साथियों, पूरा का पूरा जीवन परिचय आप लिख सकते हो। इसके बाद आप हेडिंग लगाओगे अपनी, आगे की जो आप हेडिंग लगाओगे वह लगाओगे आप लोग। इसके अलावा आप और कुछ लिख लो, और आप लिखोगे आगे थोड़ा कि इनका जो है टीबी के कारण, यानी जो टीबी एक रोग होता है ना, टीबी रोग, उस रोग के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। और इस तरीके से ये पूरा जीवन परिचय आपका समाप्त हो जाता है। मेरी गारंटी है, जिस तरीके से मैंने इस जीवन परिचय को लिखा है, लिखवाया है, अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय को लिखते हो ना, बहुत आसान और एकदम सरल भाषा में मैंने शब्दों का प्रयोग किया है। गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने एक बार घर में बैठकर जीवन परिचय पढ़ लिया ना, तो मात्र 5 मिनट में पूरा जीवन परिचय आपको तैयार हो जाएगा। इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं इनकी कुछ आपको इंपॉर्टेंट रचनाएं बताता हूं, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको 2 चीजें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना पड़ता है, और फिर आपको रचनाएं लिखनी पड़ती हैं। इसके लिए आपको टोटल 2 नंबर दिया जाता है, और इसके लिए आपको टोटल 3 नंबर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे 5 में 5 नंबर लेने हैं, तो आपको स्टार्टिंग में जो मैंने जिस तरीके से ये 5 पॉइंट लिखा देने के बाद में मैंने जीवन परिचय लिखाया है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे और फिर रचनाएं लिखोगे, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा। इस बात को याद रख लेना। ये जो 5 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे ना, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपर के लिए। देखो, नाटक आप हेडिंग लगाओगे रचनाएं में, और नाटक में आप लिखोगे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव सौमिनी, कामना, ठीक है। तो ये 5 रचनाएं तो आपको लिख लेनी नाटक में। फिर आपको अगली हेडिंग बनानी कहानी संग्रह, जिसमें आपको छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, और अगली हेडिंग उपन्यास बनानी, जिसमें आपको कंकाल, तितली, इरावती लिख देना है। तो आपके ये 3 पॉइंट के अंदर आपको अपनी रचनाएं लिख देनी है। याद रखना कि रचनाएं आप लोग अलग अलग मत लिखना, अलग अलग लिखोगे तो पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है एग्जामिनर काट ले। तो आपको अलग अलग पॉइंट बना करके आपको सारी रचनाएं लिखनी है। अगर मैं नाटक की बात करता हूं, नाटक विधा में ये 5 रचनाएं लिख लेनी है। कहानी संग्रह की जो विधा है, इसमें आपको ये 3 रचनाएं लिख लेनी है। उपन्यास विधा में आपको ये 3 रचनाएं लिख लेनी है। तो इस तरीके से आपका ये लेखक का जीवन परिचय हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कवि का जीवन परिचय, जिसमें मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा। तो जो कवि का जीवन परिचय होता है, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी का। आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ सेम है। सबसे पहले आपको इनका जन्म स्थान लिख देना है, जन्म लिख देना, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु, इनके जो गुरु थे उनका भी नाम लिख देना है, ठीक है। अगर देखिए गुरु हैं तो लिखना है, अगर गुरु का इनके जीवन में कोई योगदान नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, और जिसके जीवन में गुरु का योगदान होता है आपको लिखना है। तुलसीदास जी के जीवन में गुरु का योगदान था तो मैंने लिखा। तो देखो, इनका जन्म सन 1932 में हुआ था। जन्म स्थान इनका राजापुर चित्रकूट था। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, और इनके जो गुरु थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनके गुरु का बहुत ज़्यादा रोल था इनके जीवन में। गुरु थे इनके नरहरिदास, और जिनको हम लोग शेष सनातन का विद्वान भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो ये 6 पॉइंट आपको बना करके लिख देने हैं। इसके अलावा आप रचनाएं भी हेडिंग बना करके स्टार्टिंग में रचनाएं भी लिख देना कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो आप लिख दोगे ना, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने के फुल चांसेस रहेंगे, है ना। तो अब आपको देखिए जीवन परिचय यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है तुलसीदास जी का, कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास जी जो तुलसीदास जी थे, ये सरयू पुराण ब्राह्मण थे। सरयू पुराण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जिसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर लिया है। माता का नाम हुलसी था, मैंने इसको भी ब्लैक से हाईलाइट कर लिया है। कह रहा है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मतलब कि एक खराब
नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण क्या था, इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। याद कर लेना, इनके नाम को भी आप ब्लैक से लिख देना, स्वामी नरहरिदास को अगर हो सके। आगे देखिए, काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों का ज्ञान कराया, जो कि हमारे स्वामी नरहरिदास थे। उन्होंने ही कह सकते हैं उनको आगे की सारी शिक्षा कराई और सभी वेदों और पुराणों का इनको ज्ञान कराया। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। कौन? आप लोगों के तुलसीदास जी, ठीक है। किसके? पत्नी के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो अनुरक्त रहते थे और इनका विवाह जो था ना रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा और लिख लेना है, क्योंकि आपको लास्ट में जो इनका मरण होता है, मतलब इनका जो देहांत होता है, उसमें भी थोड़ा सा लिखना होता है। तो आप लिखेंगे कि इनका जीवन काशी में बीता, मतलब इन्होंने अपनी अधिकतर जो जीवन था ना वो काशी में व्यतीत किया, ठीक है। और इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर हुई। कहाँ पर? काशी के एक अस्सी घाट पर 1632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इतना लिख देने के बाद में यहाँ तक अगर आप पूरा लिख दोगे ना, यहाँ तक 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, इतना कर देने के बाद में आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, इनकी रचनाएं आपको लिख देनी, रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल। अब देखिए, जब आप कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो वहां पर आप लोगों को समझना है कि इनकी कोई भी आपको विधा नहीं लिखनी है। डायरेक्ट अगर आप रचनाएं लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने जो पहले जीवन परिचय लिख रखा है उसमें आपने सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं। तो एग्जामिनर आपके जो बीच में आप कभी भी गलती कर दोगे ना, आप थोड़ा सा नहीं लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा एक बार तो उसने अच्छे से लिखा है, चलो इसमें भी मैं इसको पूरे में पूरे नंबर दे देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ रचनाएं कम भी लिखोगे, लेकिन अगर आपने लेखक वाले जीवन परिचय कभी ना रचनाएं अच्छे तरीके से लिख रखी है ना, तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे के टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय मैंने करा दिया। अब देखिए, मैं आपको गद्यांश कराने वाला हूँ और फिर मैं आपको पद्यांश कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको गद्यांश कराता हूँ, तो जिसको आपको नोट कर लेना है। 100% आपका ये गद्यांश आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा एक गद्यांश है और ये इसके प्रश्नोत्तर रहे, ठीक है। आपके पेपर में संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से लिखनी है, इसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वह किस तरीके से लिखना है, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, ये जो आपका गद्यांश है ये 100% आपके पेपर 2026 में आने वाला है। अब इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है। 2025 के लगभग 2 से 3 सेट में ये आपका जीवन परिचय गद्यांश जो है ये आपका पूछा गया था। तो बेहद खास है, इसको जरा पढ़ते हैं। कह रहा कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। कह रहा कि जो अनंत काल से हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संपूर्ण देश में बहता रहा है। आगे कह रहा है कि कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच हंसते चलते रोते देखा है, और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर, कह रहा है कि जिसने हमें अमृतत्व की याद दिला करके हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खोल दिया। कह रहा है कि आगे कि वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं बल्कि आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है, इस बात को आप याद कर लेना। ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। डेफिनेटली 2026 में ये जरूर देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको इसको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको संदर्भ लिखना है इस गद्यांश का। हर समय एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, संदर्भ वाला क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में आएगा। तो चलिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जिस भी चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का आपको नाम लिख देना है, और इसके जो भी कह सकते हो जो भी इसके लेखक हैं वह आपको लिख देना है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इतना कर देने के बाद में आपका जो संदर्भ है स्टूडेंट्स वह आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब संदर्भ लिख देने के बाद में आपको 2 नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए, आपसे कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों में क्या होता है, रेखांकित अंश दिया होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ
तो आपको मतलब कि मान लीजिए यहाँ से लगा करके, एक मिनट, मान लीजिए आपको यहाँ से लगा करके, ठीक है, यहाँ तक लगा करके संचार कहाँ तक दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ तक पूरा आप लोगों को अंडरलाइन दे रखा है पेपर में, ठीक है, यहाँ तक आपकी पूरी अंडरलाइन दे रखी है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरे में आपको इसकी केवल व्याख्या करनी है, बाकी नीचे में जितने में अंडरलाइन नहीं है उतने की आपको व्याख्या नहीं करनी है। तो देखो सबसे पहले आप व्याख्या करना स्टार्ट करोगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, व्याख्या कैसे लिखना है जरा ध्यान से समझना। आप स्टार्टिंग करोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, स्टार्टिंग में हर एक गद्यांश में इतनी चीज़ आप जरूर लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच मतलब साकार रूप से चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमारे अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। ऐसा लगने लगा है कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नई मज्जाट भर गई है। निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया है। तो प्यारे साथी, इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपने रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करके आनी है। मेरी बातों को आप समझने का प्रयास करना। जो आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे वह केवल उतने की ही करेंगे जितने में आपके पेपर में अंडरलाइन दे रखी हो। अगर आपके पेपर में 5 लाइन अंडरलाइन है तो केवल 5 लाइनों की ही आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि आपको समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए मैं बात करने वाला हूँ, आगे के 2 और क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 क्वेश्चंस और आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो यहां पर देखिए आप लिखोगे कि सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हमारे अमृत की याद दिलाकर इसने हमारे मतलब किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूके। किसने हमारे इस मृत प्राय का मतलब होता है इसने ऐसी कौन सी चीज थी जिसने हमारे मृत पड़े हुए शरीर में नए प्राण फूके। तो आंसर में लिखोगे कि नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप लोग इस पूरे के पूरे गद्यांश के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उम्मीद है कि मैंने जितने भी चीज़ें मैंने इस गद्यांश में बताई आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो और 2 क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करना है वो भी मैंने बताया। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अब आपको बताया गद्यांश और अब मैं आपको बताने वाला हूँ पद्यांश। ये दोनों टॉपिक आपके पेपर में 5-5 नंबर के नहीं, मेरे हिसाब से 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का आता है और ये भी 6 नंबर का आता है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना 5 नंबर के आते हैं कि 6 नंबर के आते हैं। जितने भी नंबर के आते हैं ना आप पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे जिस तरीके से मैंने कराया है। चलो भाई अब मैं आपको पद्यांश के बारे में बताता हूँ क्या कि पद्यांश आपको कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए मैं आपको पद्यांश के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो पद्यांश होता है वह गद्यांश से थोड़ा सा कठिन होता है। इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ उस तरीके का समझने का प्रयास करना। आप पद्यांश वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप करके आने वाले हो। पद्यांश में भी आप डर नहीं लगने वाला आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो भी पद्यांश होता है उसको बड़े अच्छे से समझना है और उसकी जो भी आपको व्याख्या होती है ना, जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या, इस व्याख्या को आपको स्टोरी की तरह समझना है। देखो यहाँ पर आपको हिंदी से आपको व्याख्या नहीं करना है, मतलब आपको इससे व्याख्या नहीं करना है, आपको व्याख्या स्टोरी की तरह पहले समझना है और इसके बाद आपको पेपर में करके आनी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसकी आपको व्याख्या बताऊंगा और फिर बाद में मैं आपको संदर्भ बताऊंगा। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है हमारा पद्यांश कि चरण कमल बंधु हरि राई जाकी कृपा। आगे देखिए पंगु गिरि लंघे अंधे चले। यहां पर देखिए अंधों को सब कुछ दर्शाए, मतलब जो लंगड़ा है वह चलने लगता है और जो अंधा है वह देखने लगता है। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या कराऊंगा, ध्यान से समझना। आगे कह रहा कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, एक चलाए सिर छत्र धराई, रंग चलाए सिर छत्र धराई। आगे कह रहा सूरदार स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिय पाई। देखो इसकी जो लैंग्वेज होती है,
हाँ, तो इसकी भाषा जो होती है थोड़ी सी कठिन होती है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको जो कराने वाला हूँ उसको आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए मैं यहाँ से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझा रहा हूँ, जिसको आपको स्टोरी की तरह समझना है। तो देखिए आप लिखोगे, आप समझोगे या फिर तैयार करोगे कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति जो होता है, जो रंक व्यक्ति होता है, वो सिर पर छत्र धारण किए, मतलब सिर पर कह सकते हो सिंहासन, सिर पर सिंहासन कह लो, या फिर जो राजा का जो मुकुट होता है ना, राजा का जो मुकुट होता है, राजा का जो मुकुट होता है उसको धारण करके चलने लगता है। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से, ठीक है। तो ईश्वर की कृपा हो जाती है तो कह सकते हो कि कमल रूपी, मतलब कि जिसकी, मतलब अगर हम किसी भी ईश्वर की वंदना करते हैं तो ऐसी वंदना करने पर, जो हम अगर वंदना करते रहेंगे तो एक जो अंधा व्यक्ति होता है उसको दिखाई देने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो एक रंक व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो अमीर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या समझ लेना। अब चलिए मैं इसके संदर्भ बताता हूँ। देखो ध्यान समझना, संदर्भ अच्छे समझ लेना। ये जो संदर्भ था ये सूरदास जी ने, मतलब ये जो पद्यांश है ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया एक पद्यांश है, और ये जिस चैप्टर से लिया गया ये सूरदास के सूरसागर नामक पद से लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इतना संदर्भ में कर दोगे, आपको मेरे गारंटी है पूरे में पूरे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और 3 में 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसकी व्याख्या आप लोगों को स्टोरी की तरह तैयार कर लेनी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको पद्यांश समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, और जीवन परिचय समझाया, कवि का जीवन परिचय समझाया, समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको संस्कृत का गद्यांश बताऊंगा और फिर मैं आपको पद्यांश बताऊंगा। यहाँ पर हम गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को बता चुके हैं, और यहाँ पर हम आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय बता चुके हैं और कवि का भी जीवन परिचय हम बता चुके हैं। लेकिन अब जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं संस्कृत का गद्यांश, क्योंकि आपके पेपर में इस बार क्या होगा, संस्कृत का जो गद्यांश है 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी पूछा जाएगा और 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए कि कौन कौन से पेपर में संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश आने वाले हैं, तो उनको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो सबसे पहले हम गद्यांश के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इसको ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि यही बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के 2026 में आप जब पेपर देने जाओगे तो ऐसा ही आप लोगों के सामने आएगा। और अस्य घट्टानाम वलयकृति पंक्ति धवलायम चंद्रिकाया बहुराजते आगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यमत्र आयांति अस्य घट्टानम च शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति। ये देखिए मेरा गद्यांश हो गया, संस्कृत का गद्यांश हो गया, 5 नंबर का पेपर में आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें जहाँ पर देखो हमको पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ जो होगा 2 नंबर का संदर्भ भी लिखना होगा। तो संदर्भ देखो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, मतलब कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इतना जब आप लिख दोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। अब 3 नंबर, अब देखो 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे हिंदी के अनुवाद करने से कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति, जो इसके घाटों की जो गोलाकार पंक्ति है सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। बहुत से यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसके बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को संस्कृत का जो हिंदी का जो गद्यांश होता है मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ से, अब हम बात करेंगे संस्कृत का पद्यांश। तो संस्कृत का पद्यांश होगा वो भी 5 नंबर का ही आने वाला है, तो उससे भी आप लोग नोट कर लीजिए कौन सा। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा संस्कृत का पद्यांश है। तो ये देखिए है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पेपर में 5 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का आएगा पेपर में, जिसमें से 2 नंबर का आप लोगों का संदर्भ लिखने को कहा जाएगा
और फिर इसके बाद 3 नंबर का आप लोगों का जो हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद कैसे करना वो भी आप लोगों का 5 नंबर का पूछा जाएगा टोटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ के बारे में। संदर्भ में देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, तो ये जो हमारा पद्यांश है संस्कृत का, इस पद्यांश को मैंने भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से उठाया है। और इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो बात करेंगे हिंदी का अनुवाद। हिंदी का अनुवाद है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा है, इसका मतलब है कि सर्वे सभी लोग सुखी हों। अब लिखा है सर्वे सन्तु निरामया, तो इसका मतलब है कि सब लोग रोग रहित हों, किसी को भी कोई रोग ना हो। फिर यहाँ पर देखो लिखा है सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। तो ये हमारा हिंदी का अनुवाद हो गया। 3 नंबर का हिंदी का अनुवाद भी पूछा जाएगा और 2 नंबर का हमारा यहाँ पर संदर्भ भी पूछा जाएगा। तो ये हमारे 5 नंबर पक्के हो गए। तो आगे देख लीजिए, अब हम आगे बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र जो होता है पेपर में 4 नंबर का पत्र भी आएगा। तो पत्र देखो कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह से पत्र मतलब लिखना है और कैसे लिखना है, किस तरह से पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है वो पहले देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर लिखा है पत्र लेखन, वो भी छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी कि यहाँ पर देखो पूछा गया छात्रवृत्ति के लिए आप लोगों को पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन जो होता है पेपर में 4 नंबर का पत्र लेखन आता है, यहाँ पर डालेंगे पत्र लेखन। यहाँ पर लिखा छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेवा में और यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज। अब यहाँ पर देखो महोदय, महोदय लिखने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा की 10वीं A का छात्र हूँ। जरूर आपके पेपर में ये वाला पत्र लेखन आएगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं सदैव ही आपकी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, मतलब कि मैं सदैव ही आपके कक्षा में मैं अधिक यानी कि उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता आ रहा हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। मतलब मैं देखो उत्तीर्ण होने वाली बात अलग है, लेकिन हम वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें भी हमने प्रथम स्थान पाया है। अब आगे देखो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई ना छूट जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। मतलब विद्यालय कोष से अगर हमें छात्रवृत्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी। यदि मैं पढ़ ना सका तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, अतः आप ही मुझे अध्ययन विरत मतलब पढ़ाई जारी करने के लिए आप ही मुझे बचा सकते हो। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो ये हमारा पत्र लेखन भी हो गया। और पत्र लेखन में लास्ट में इतना और लिख देना, यहाँ पर दिनांक डाल देना 15/7/2026 और आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर कक्षा 10 A लिख देना। यहाँ पर हमने आप लोगों को पत्र लेखन भी बता दिया है। तो ये देखिए आप लोगों का पत्र लेखन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो पत्र लेखन हमने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से डालेंगे कि संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे कि 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। संस्कृत के 10 प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सिर्फ 10 प्रश्नों को ही तैयार कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों का 2 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कि वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता। वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वाराणसी गंगा या कूले स्थित है। वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि दुर्मुख का असीत, मतलब दुर्मुख कौन था, तो दुर्मुख एक चांडाल, असीत दुर्मुख एक चांडाल था। अब प्रश्न नंबर 3 को नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति, यानी कि अस्माकम संस्कृति कैसी है। तो यहाँ पर बात करें कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अब प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया। तो लिखेंगे देखो यहाँ पर कुत्र की जगह पर वाराणस्याम लिख देंगे, मरणम मंगलम भवति, पूरा वैसा ही पूरा उतार देंगे बस। अब आगे देखो कि वीर केन पूजते, मतलब वीर क्या पूजते हैं, तो वीर वीरण पूजते, वीर वीरण को पूजते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 भी हमारा पूरा हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 देखो पुरुराज का असीत, मतलब पुरुराज कौन था, तो पुरुराज एक भारतवीर असीत, पुरुराज एक भारतवीर था। फिर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि विद्या केन वर्धते, तो विद्या कैसे बढ़ती है, विद्या केन वर्धते,
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि अभ्यासन विद्या वर्धते, मतलब अभ्यास करने से ही विद्या बढ़ती है। तो ये हमारा प्रश्न 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से देखिए अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि पदेन बिना किम दूरम याति, मतलब कि बिना पैरों के बिना कौन दूर जा सकता है। तो पदेन बिना पत्रम, जो हमारा पत्र जो है वो दूर जा सकता है, इस तरह से लिखना है। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए कि लोभ केन वर्तते, लोभ कैसे बढ़ता है। तो लाभेन लोभ वर्तते। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर कह रहा है कि पुरुराज का से पुरुराज कौन था। तो पुरुराज एक भारत वीरासी। तो ये देखिए हमने आप लोगों को 10 प्रश्न बता दिए, संस्कृत के 10 प्रश्न बताएं, सबको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि निबंध। निबंध जो होगा 7 नंबर का निबंध आएगा, और ये निबंध मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले निबंध देखो मैं कौन सा निबंध बताने वाला हूँ। वृक्षारोपण का महत्व, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण का महत्व पर निबंध बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो रूपरेखा लिखेंगे, किस तरीके से हमने लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा। रूपरेखा हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर नंबर 2 डालेंगे, फिर लिखेंगे वनों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ लिखेंगे और खा नंबर पर अप्रत्यक्ष लाभ लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास, क्या क्या सरकारी प्रयास किया गया वनों के विकास के लिए। और फिर इसके बाद 4 नंबर पर उपसार को लिख देंगे। ये हमारा 4 नंबर हो गया। प्रस्तावना को डालेंगे हेडिंग में, प्रस्तावना डालेंगे वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार है। वृक्ष जो होते हैं प्रकृति का अमूल्य उपहार है, मतलब वृक्ष जो हमें प्रकृति द्वारा ही दिए जाते हैं। जीवन का आधार कहे जाने वाले वृक्ष, वृक्ष को हम जीवन का आधार भी कहते हैं। वृक्ष न केवल वातावरण को शुद्ध बनाते हैं बल्कि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण। वृक्ष जो होती है वातावरण को शुद्ध बनाने का काम करते हैं। वृक्ष आगे देखो कि निभाते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार कम हो रहे, इसलिए वृक्षारोपण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनेगा, मतलब आज के टाइम में वृक्षारोपण होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे यहाँ पर वनों का आर्थिक महत्व, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष लाभ में, देखो क्या लिखना है। तो प्रत्यक्ष लाभ में आप लोगों को ये सब लिखना है। पहले नंबर पर डालेंगे हेडिंग लकड़ी की प्राप्ति। तो लकड़ी की प्राप्ति में आप लोगों को इतना लिखना है, वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों से लगभग 550 प्रकार के ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो बहुत ही उपयोगी होती हैं। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम आदि की लकड़ियाँ मुख्य हैं। अब नेक्स्ट 12 नंबर पर डालेंगे कि कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति भी हमको यहाँ से होती है। तो कच्चे माल की प्राप्ति में देखो क्या करेंगे, वनों से हमें उद्योगों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें लाख, चपड़ा, गोंद, शहद, छालें इत्यादि ये सब प्राप्त होता है। अब आगे देखो पशुओं को चारा भी मतलब यहाँ से प्राप्त होता है। पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में चारा हमें वनों से ही प्राप्त होता है। अब आगे देखो 2 नंबर पर लिखेंगे कि राजस्व की प्राप्ति। सरकार को वनों का उपयोग करने से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। और या नंबर पर लिखेंगे आयुर्वेदिक एवं जड़ी बूटियों की प्राप्ति। तो भारतीय वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो इतना सब कुछ आप लोगों ने कर दिया है। और फिर इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ में देखो सबसे पहले 8 नंबर पर लिखेंगे जलवायु पर नियंत्रण। तो वातावरण के तापक्रम, नमी तथा शुद्ध वायु को नियंत्रित करके वन जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। वन जो होते हैं तूफानी हवाओं को रोककर उनका वेग कम करते हैं। 12 नंबर पर लिखेंगे पर्यावरणीय संतुलन। वन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर अपना भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य जीवधारी जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ नहीं पाती है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इतना सब कुछ नोट कर लीजिए पर्यावरण संतुलन में। 7 नंबर पर हेडिंग डालेंगे वर्षा में सहायक। तो वन जो होते हैं वर्षा होने में मदद करते हैं, अतः वनों को वर्षा का संचालक भी कहते हैं। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पूरी की पूरी क्लास जो है 70 नंबर पर वाली पक्का वाली जो क्लास है पूरी समाप्त हो चुकी है। यहाँ से मैंने आप लोगों का 70 नंबर पक्का वाली क्लास समाप्त कर दी है। तो आज की इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। पूरी की पूरी क्लास देख लेना और तैयार करके चले जाना।